वेलकम माय सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक करने वाले हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है, जिसको हम हिंदी में सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, तो हम आज टॉपिक कवर करेंगे सामूहिक सुरक्षा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको दो चीज यहाँ पर बताऊंगी। सबसे पहली चीज हम यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं परिचय। और दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगी इस टॉपिक से संबंधित, और वो है टॉपिक अपना इसके फीचर्स। आप फीचर्स कह लो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, दोनों का जो मतलब होगा वो विशेषताएं ही होगा। ठीक है, ये दो टॉपिक हैं जिसको आज इस टॉपिक से रिलेटेड ये दो टॉपिक हैं जिसको मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो एक चीज, आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो मेरी वीडियोस को पहले से देखते आ रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें पता है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बीए में है हो या फिर +1 +2 में आप पेपर देने जा रहे हो, तो आपको जो है क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, वो चीज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली नॉलेज दे देना चाहती हूँ। जिसको नहीं देखना है, वीडियो को स्किप करके मेन जो अपना सिलेबस है, जो भी टॉपिक है, उसको जान सकते हैं। बेसिकली मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि आपका जो है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसके बारे में नॉलेज तो आपके पास भरपूर होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये अपना टॉपिक है कलेक्टिव सिक्योरिटी, आपको इसके बारे में सब कुछ पता है, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सब पॉइंट्स है, सब कुछ आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पेपर में उसको लिखना चाहिए, वो चीजें भी अगर आपको पता लग जाती हैं तो आपके मार्क्स जो है पूरे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि नॉलेज आपके साथ आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन लिखने का तरीका नहीं आपको पता है तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं बनता है। पेपर में जो टीचर देखते हैं ना, वो मटेरियल प्लस आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, पेपर में आपको ने क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट किया है ना, वो चीज, उसके बेस पर आपको जो है मार्क्स मिलते हैं। तो वो उसमें आपको बताने वाली हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन आपको आ जाता है किसी भी क्लास से संबंधित है, तो आपको कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मान लो मैं इस जो अपना टॉपिक है, ये क्वेश्चन इसी के बारे में ही आपको बता देती हूँ कि मान लो ये टॉपिक है और इसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको पेपर में आ गया है। सबसे पहले आप इसमें चीज शुरू करना, वो है अपनी इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहली चीज जो इसमें करनी है हमको, वो है अपनी इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में परिचय कहते हैं। दूसरी चीज आ जाती है इस टॉपिक से संबंधित, वो है अपनी डेफिनेशन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, डेफिनेशंस आ जाती हैं जिसको हम लोग परिभाषा कहते हैं। ठीक है, मैं आज इस टॉपिक जो है अपना कलेक्टिव सिक्योरिटी, इसमें फीचर्स आपको कराने वाली हूँ, तो उसमें मैं डेफिनेशन को आपको नहीं मेंशन करूंगी। आपके पास बुक है, आपके पास गूगल है, नेट है, वहां से भी आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो बुक है ना, वहीं से आप डेफिनेशन को कीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं डेफिनेशन आपको नहीं करवा रही हूँ कि अब तक मेरी डेफिनेशन आपकी डेफिनेशन मैच ना हो। ठीक है, इसलिए। ठीक है, दूसरी चीज हम ये करेंगे। तीसरी चीज जो हमको इस टॉपिक से रिलेटेड करनी है, वो आ जाएगी अपनी फीचर्स। ठीक है, फीचर्स यानी कि हम जिसको विशेषताएं कहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है अपनी विशेषताएं। ठीक है, और उसके बाद अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पूछा है, कुछ भी पूछा है, तो आप उसको 4th नंबर पर लिख देना। ठीक है, और लास्ट में आपको जो चीज कभी नहीं भूलनी है, वो है अपना कंक्लूजन। ठीक है, अभी और कुछ चीजें बताऊंगी, जस्ट लिख रही हूँ, उसके बाद और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, कंक्लूजन, जिसको हम हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मेन बात आती है इंट्रोडक्शन की बात। अब बच्चे सोच रहे होंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी होती क्या है, यानी कि सामूहिक सुरक्षा क्या होती है। आपको जितना भी पता है ना, आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये लिख देना है। और लाइनों के हिसाब की मैं बात करूं तो कम से कम 6 से 7 जो लाइनें हैं वो आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी ही है, यानी 6 से 7 लाइनों में आपको ये जरूर बताना है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी होता क्या है। ठीक है, दूसरी चीज हमारी यहाँ पर आ जाती है, वो है डेफिनेशन। ठीक है, यानी परिभाषा।
तो आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जिसमें डेफिनेशन भी आपको लिखनी होती है, तो आपको 2 डेफिनेशन लिख के आनी है। आप 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, लेकिन इतना हमारे पास भी वहां पर टाइम नहीं होता है और इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको 2 डेफिनेशन ही लिखनी है, क्योंकि आपको 2 डेफिनेशन के लिए 2 मार्क्स आपको वहां पर मिलेंगे। अब ये मत सोचना आप कि आप 3 डेफिनेशन लिख दोगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। आप बीए में, अगर मैं स्पेशली बीए की बात करूं यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन जो होता है ना वो 18 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जो 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है ना, उसमें कितने मार्क्स की कौन सी चीज होगी डिसाइड कर दिया गया होता है। इंट्रोडक्शन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेशन के आपके 2 नंबर, पूरे डेफिनेशन के आपके 2 नंबर मिलते हैं। बीच में जो भी आपसे टॉपिक पूछा जाता है उसके नंबर लगते हैं, और लास्ट में आपके जो कंक्लूजन है उसके भी आपके 2 मार्क्स लगते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि निष्कर्ष, जो कंक्लूजन है, उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। घर पे जाके बोलते हैं यार मैं बस कंक्लूजन भूल गया। कंक्लूजन भूल गया, आपको बस लग रहा है कि बस आप कंक्लूजन भूल चुके हो, लेकिन आप 2 मार्क्स वहां पर गवा के आ चुके हो, ठीक है। अगर आपके 18 मार्क में 18 जो मार्क्स है उसमें से आपका पूरा क्वेश्चन जज किया जा रहा है, तो उसमें से 2 नंबर तो आप ऑलरेडी ही छोड़कर आ चुके हो। बचे कितने? 16 नंबर, और 16 में से आपने जो भी कुछ लिखा होगा उसमें से भी तो टीचर काटेगा। तो इसलिए करना कि कभी भी कंक्लूजन नहीं भूलना, ताकि पूरे 18 मार्क्स में से आपके क्वेश्चन को जज किया जाए, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे कंक्लूजन पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये नंबर वाइज ही आपको करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पर डेफिनेशन, फिर अपना जो है विशेषताएं, और फिर जो भी है, और लास्ट में अपना कंक्लूजन आता ही आता है, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना कि सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी फिर आपने दूसरे नंबर पर इंट्रोडक्शन लिख दिया। जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन को लिखने का एक पैटर्न ये होता है जो आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके मेन मुद्दे पर आते हैं कि हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी का मैं इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन होता क्या है। चलिए कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सामूहिक सुरक्षा। अब आपने देखा होगा कि हमारे जो है पूरा बहुत सारा बड़ा संसार है, बहुत ही बड़ा विश्व है, उसमें बहुत सारे देश हैं, ठीक है। मान लो मैं कुछ भी बना रही हूँ यहाँ पर, ये क्या है? ये अपना वर्ल्ड है, ठीक है। ये क्या है? ये अपना विश्व है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे, ये क्या है? बहुत सारे इसमें देश हैं, ठीक है, बहुत सारे देश हैं। तो अगर इन देशों में से किसी एक देश पर क्या होता है? वॉर, या फिर युद्ध हो जाता है, या फिर आक्रमण हो जाता है, तो बाकी सभी जो देश होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस देश की हेल्प करें, उसकी हेल्प के लिए आगे आए, और इसे ही कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं। यानी कि एक सामूहिक रूप से उस समस्या का समाधान करें। अगर इन देशों में से किसी एक देश पर कोई दूसरा देश, मान लो एक ये देश है, एक ये देश है, ठीक है। मान लो अगर ये देश जो है इस वाले देश पर आक्रमण कर रहा है, ठीक है, तो बाकी जितने भी ये देश हैं, ठीक है, उनकी पूरी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस देश की हेल्प करें और इस देश को समझाएं कि आपको किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना है। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का मीनिंग आ जाता है। अभी यहाँ पर एक हाल ही का एग्जाम्पल लेना बहुत सही होगा, जो आपने सुना भी होगा, वो है तालिबान। आपने देखा कि जो अफगानिस्तान है उस पर तालिबान जो आतंकवादी है उन्होंने पूरी तरह से ही कब्जा कर लिया। अब जो अफगानिस्तान है वो कुछ छोटा देश नहीं है, ठीक है, नेपाल भूटान की तरह कुछ छोटा देश नहीं जिस पर कंट्रोल करना आपके लिए इजी हो जाएगा। इतना बड़ा आपका भूटान, कभी आप वो अफगानिस्तान है, कभी मैप पर देखना, इतना बड़ा जो है उस पर आतंकवादियों ने जो है पूरी तरह से कब्जा कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शुरू में तो अमेरिका ने उनकी हेल्प की थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो देश हैं वो पीछे हटते चले गए। वहां कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक रोल होना चाहिए कि सारे देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ वहां पर लड़ें। वैसे तो अलग अलग चर्चाएं करते हैं, अलग अलग बैठ के करते हैं कि हाँ हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए मुद्दे पर जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन जब सामने सिचुएशन आई,
सामने आतंकवादी जो तुम्हारे सामने खड़े थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने जो हेल्प कर रहे थे उन्होंने भी पीछे जो है अपने पैर कर लिए, और बहुत सारे देशों ने तो हेल्प भी नहीं की, और इसी वजह से सारा का सारा जो अफगानिस्तान है उसको आतंकवादियों ने अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, तो अगर 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 ये नहीं होता, ठीक है, अगर ये नहीं होता सारे देश उसकी हेल्प करते तो वो कलेक्टिव सिक्योरिटी होता। यानी किसी एक देश पर किस आतंकवादियों ने हमला किया है, आक्रमण किया है, उस पर कब्जा करने की कोशिश की है, तो सारे देश उसका मुकाबला करके अपनी सेनाएं भेजकर उसकी मदद करके जो है वो आतंकवादियों को मार सकते थे और अफगानिस्तान को आराम से बचा सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन इतना तो आपको समझ में आया, कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठे होकर किसी समस्या का समाधान करना, इकट्ठे होकर किसी दूसरे देश की जिस पर आक्रमण हो रहा है उसकी हेल्प करना, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का मीनिंग हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ब्यौरा दे देना कि जब किसी देश के ऊपर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो उसकी हेल्प करने के लिए जब बाकी देश उसके सामने आ जाते हैं, उसकी मदद करने के लिए सामने आ जाते हैं, तो उसे हम कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं। फिर लिखना उदाहरण के लिए, और उदाहरण में आप फिलहाल ही में जो तालिबान और अफगानिस्तान का मैटर चला है उसको आप बता देना एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जामिनर खुश हो जाएगा क्योंकि उससे ये भी पता लग जाएगा कि हाँ आप न्यूज भी देख रहे हो और करंट एग्जाम्पल आपने लिया है। बल्कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे हिस्ट्री में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां एक देश ने दूसरे देश पर जो है आक्रमण किया हुआ है, लेकिन आप करंट यानी कि जो अभी हाल ही में जो चीजें घटना घटी हैं इस टाइप की, उसका आप एग्जाम्पल दोगे तो आपको नंबर जो है वो बहुत अच्छे से मिलेंगे, एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन तो अपनी कवर हो चुकी है कि अपनी कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है। अब मैं दूसरी चीज अब स्टार्ट करती हूँ, वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के फीचर्स कौन कौन से आते हैं, यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की विशेषताएं कौन कौन सी हमारे सामने आ जाती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली जो अपनी विशेषता आ जाती है यहाँ पर, ठीक है, पहली जो अपनी विशेषता आ जाती है वो है शांति स्थापना सभी राज्यों का उत्तरदायित्व है। ठीक है, एक तो पता क्या है अपना जब भी हम पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो वहां पर जो हेडिंग्स होती हैं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, याद रखना भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहली अपने इसमें विशेषता आती है शांति स्थापना सभी राज्यों का उत्तरदायित्व। चलिए, ये आ जाता है अपना पहला पॉइंट कि शांति स्थापना सभी राज्यों का उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी को हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश तो है अपने पास, बिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए आपको पता है कि आपको पहले बता चुकी हूँ कि बहुत सारे देश हैं और हमारे पूरे विश्व में, हमारी पूरी दुनिया में पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ एक ही देश थोड़ी काम करेगा, सभी देशों का जो है उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फिर से इस डायग्राम को नॉर्मली तौर पे बनाऊं, ये अपना विश्व है और इसमें बहुत सारे देश हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बनाती रहती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा वर्ल्ड है और ये बीच में अपने कुछ देश आ जाते हैं। ठीक है, मान लो ये वाला जो देश है ये भारत है और ये वाला कौन सा है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि मान लेते हैं ये वाला देश भारत है और ये वाला देश अपना पाकिस्तान वाला है। तो हमारे विश्व में शांति स्थापित करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ भारत के पास में थोड़ी है कि जो भारत है कोई युद्ध नहीं करेगा, किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, किसी से पंगा नहीं करेगा, ये सब कुछ भी नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं कि किसी पर जो है आक्रमण नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, किसी के मामले में जो है इंटरफेयर नहीं करना, ये सभी ही देशों की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब आप ये सोचो, मान लो भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि हाँ हम किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, किसी पर हम आक्रमण नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, मान लो भारत सब कुछ चीज कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वो आराम से आतंकवादियों को जो है वो जन्म दे रहा है या फिर कुछ ना कुछ करे जा रहा है।
है। मान लो यहाँ पर कोई भूटान देश है, अपना भूटान देश जो है वो भी अशांति फैलाने का काम कर रहा है, नेपाल देश भी अशांति फैलाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अकेला देश, चाहे कोई भी देश हो, अगर वो शांति स्थापित करने की कोशिश करता है, शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब सारे के सारे देश मिलकर ही इस ओर काम करेंगे, सभी इसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे कि हमें आक्रमण नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है, किसी की जो बॉर्डर होता है उसको क्रॉस नहीं करना है, किसी के बॉर्डर पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे अपनी अभी फिलहाल ही में भारत और चाइना जो है उसको लेकर थोड़ी सी झड़प हो गई थी, क्योंकि चाइना भारत का जो बॉर्डर है उसको छीनने की कोशिश कर रहा था, उसकी ओर बढ़ता ही जा रहा था। तो इसी बीच में क्या हो गया कि झगड़ा हो गया, ठीक है, काफी ज्यादा मनमुटाव काफी भारत और चीन के बीच में हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही देश के पास थोड़ी है, सभी देशों की जिम्मेदारी है, सभी देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई ऐसा काम ना करे जो हमारे विश्व में जो है वो अशांति को फैला दे, ठीक है। इसके पहले फीचर्स ये है, यानी इसमें भी क्या है, कलेक्टिव रूप से यानी कि सामूहिक रूप से सभी देश एक ही ओर काम करें जिससे कि शांति को बनाए रखा जा सके, ठीक है। ये इसका पहला फीचर्स हो गया। तो मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं दूसरे फीचर्स के ऊपर बात, यानी कि जो दूसरा इसका पॉइंट आता है वो ये आता है कि एक राष्ट्र की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती है, ठीक है। दूसरे पॉइंट हमारा आता है कि एक राष्ट्र की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से, यानी कि इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी होती है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती है। अब आपको मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था तालिबान और अफगानिस्तान का, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक देश की सुरक्षा जो होती है वो अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई होती है। कैसे, मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था, तालिबान और अफगानिस्तान का एग्जांपल हम करके हटे हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की, इतना बड़ा अफगानिस्तान जो है, ठीक है, अफगानिस्तान कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा अफगानिस्तान था, उस पर जो आतंकवादी थे उसने आराम से हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। अब सारा जो अफगानिस्तान है तालिबानियों के कब्जे में है। क्या इससे दूसरे जो छोटे छोटे देश हैं उनको डर नहीं लगेगा? उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम तो वैसे ही हमारे आकार में जो देश है वो पहले से ही छोटा है, तो हम पर भी तो जो आतंकवादी है वो आराम से आक्रमण करके हम पर पूरी तरह से कब्जा कर सकते हैं। यानी एक देश पर जो है कब्जा किया गया है और उसकी वजह से बाकी जो छोटे छोटे देश हैं उनको डर लगने लगा है कि कहीं आतंकवादी हम पर भी हमला करके हमारा भी सारा जो देश है उसको हड़प ना ले। यहाँ कहने का मतलब यही है कि एक देश, मान लो अफगानिस्तान है, उसकी सिक्योरिटी आज हम कर लेते, उसको बचा लेते आतंकवादियों से, तो दूसरे देशों को डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जैसे अमेरिका है, भारत है, चाइना है, ये क्या है, ये बड़े बड़े देश हैं, इनके पास सेना भी बहुत बड़ी मात्रा में है, इनके इकोनॉमिक जो हालात कह सकते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो जैसे भूटान है, अपने श्रीलंका को भी ले सकते हैं, अपना नेपाल हो गया, जैसे जो छोटे छोटे देश हैं जो कि आकार में बहुत ही छोटे हैं, उनको कितना डर लगेगा कि हम तो वैसे भी आकार में छोटे हैं, ज्यादा सेना भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो वो तो आराम से हम पर कब्जा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज हम अफगानिस्तान को बचा लेते तो दूसरे देशों को डरने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। तो इसलिए कलेक्टिव सिक्योरिटी में ये कहा जाता है कि जब भी किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो तुरंत के तुरंत सारे के सारे उसकी हेल्प करने के लिए खड़े हो जाओ। अपने फैमिली मेंबर भी, मैं भी आपने देखा होगा कि अपने किसी एक फैमिली मेंबर में किसी को कोई कुछ बोल देता है तो सारे जो अपने घर वाले हैं उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि हाँ बोल, हम इसके साथ में हैं। तो उससे क्या होता है, सामने वाला डर जाता है कि नहीं यार, इसके तो और भी कई सारे लोग हैं, तो मेरा यहाँ कुछ नहीं बनने वाला। वैसा ही देश के मामले में भी होना चाहिए था, लेकिन अफगानिस्तान के जो मुद्दा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है, आया कुछ समझ में? तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो है आत्म सुरक्षा का अधिकार। आत्म सुरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस की बात कर रही है, ठीक है, आत्म सुरक्षा का अधिकार। देखो, अगर कोई आक्रमण हुआ है, ठीक है, मान लो किसी देश ने, ठीक है, एक ये देश है और एक ये देश है, ठीक है,
मान लो किसी एक देश ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया है और ये जो देश है अपने आप को बचाने के लिए इस देश पर जो है वो बम वगैरह फेंकता है, बहुत सारी सेनाएं भेजकर लोगों को मरवा देता है, आतंकवादियों को मरवा देता है, तो कोई भी इस देश को कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई इस पर उंगली भी नहीं उठाएगा, कोई इसको गलत भी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये देश इस पर जो है हमला कर रहा था, इसलिए बदले में इसने खुद को बचाने के लिए तो आक्रमण किया है। तो वही लिख रखा है कि जो अपना कलेक्टिव सिक्योरिटी होता है उसमें सेल्फ डिफेंस का पूरी तरह से अधिकार होता है। यही मामला हमारे ऊपर भी लागू होता है। मान लो कोई मुझ पर हमला करने आ रहा है और मैं खुद को बचाने के लिए सामने वाले को मार दूं, जान से मर गया या कुछ भी मर गया, तब भी मुझे जेल नहीं होगी क्योंकि मैंने वो सेल्फ डिफेंस में कदम उठाया हुआ है। तो देश के मामले में भी वही चीज आ जाती है कि इस देश ने शुरुआत की थी। अगर मान लो ये देश जो है खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता तो ये तो पूरी तरह से जो है इसको बर्बाद कर देता। यही अफगानिस्तान तालिबान का 12वां एग्जांपल मैं ले रही हूँ, वही सीन तो हो गया ना। अफगानिस्तान जो है उसने बचाने को खुद की बहुत कोशिश की थी, ठीक है, बहुत सारी कोशिश की थी, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब हमने क्या किया, यही चीज मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है और वो खुद को बचाने के लिए इस पर लौट के आक्रमण करता है और या बहुत सारे मासूम लोग भी मर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि इसने खुद को बचाने के लिए वो काम किया हुआ है, ठीक है। तो उसको आत्म सुरक्षा का अधिकार है कि हम खुद को बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं और उस वक्त हमें कोई सजा भी नहीं मिलेगी या कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो ये अपना जो है वो थर्ड पॉइंट इसका हो गया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है कि आक्रमण के विरुद्ध सभी हथियारों को जुटाने का जो है वो अधिकार आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था अपना, आक्रमण को रोकने के लिए ठीक है, आक्रमण को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए हथियार जुटाने का अधिकार या फिर हथियार इकट्ठा करना आप कह सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज कह दूं, जैसे सेल्फ डिफेंस में मैंने आपको बोला कि अगर आपको कोई मारने आ रहा है और आप खुद को बचाने के लिए दूसरे को मार देते हो तो वो सेल्फ डिफेंस होता है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी वो एक चीज और आ जाती है, सेल्फ डिफेंस के मामले में ही एक चीज और आ जाती है कि अगर किसी देश ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया है और वो उसने अपने आप को मान लो पहली बार में तो बचा लिया उसने, ठीक है, लेकिन अब उसको फिर भी तो डर है ना कि मान लो फिर से मेरे पे आक्रमण ना कर दे, तो उस टाइम वो क्या करेगा, अपने पास हथियार जमा करना शुरू कर देगा। परमाणु बम हो गए, सेनाएं हो गई और भी कई टाइप की जो टेक्नोलॉजिकल जो अपने हथियार आ जाते हैं उनको हथियारों को इकट्ठा करना शुरू कर देगा। तो उस वक्त भी उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी रक्षा के लिए नेक्स्ट टाइम को दूसरा देश उस पर आक्रमण न कर दे, वो हथियार रख सकता है। तो कोई भी देश नहीं बोलेगा कि हाँ जिसके पास परमाणु बम है तो मैं भी बनाऊंगा या फिर इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं होगा क्योंकि पता है कि उसके ऊपर किसी दूसरे देश ने पहले हमला कर चुका है कोई, ठीक है, तो उसको हथियार रखने की जरूरत है क्योंकि दूसरा भी आक्रमण उसके ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है इसका फोर्थ पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात है वो है प्रभुसत्ता का सम्मान। प्रभुसत्ता का सम्मान, प्रभुसत्ता यानी कि सॉवरेनिटी बोलते हैं। तो देखो ये आपको पता है कि हर देश का अपनी अपनी एक बॉर्डर होता है। मैं फिर से एक चीज बना देती हूँ, ये एक देश है और ये एक देश है। आपने देखा होगा कि जितना गोला है, जितना इसका सर्कल बना है ना, इस देश का इसके अंदर ही अधिकार है। यानी इस सर्कल से मान लो एक ये देश है जिसके भी बॉर्डर हमारा बना के रखा हुआ है, ठीक है, इसका बॉर्डर है। तो ये जो देश है ना, ये अपने इस बॉर्डर से यानी कि अपनी सीमा से बाहर किसी भी चीज पर अपना राइट नहीं जमा सकता है, अपना अधिकार नहीं जमा सकता कि हाँ ये वाली चीज मेरी है। उस देश को एक बॉर्डर के अंदर बांध दिया गया है कि इसके अंदर यानी इस सीमा के अंदर जो भी चीज है, हवा है, पानी है, खनिज है, जनता है, पहाड़ है, सब कुछ चीज है वो तुम्हारे हैं। यहाँ तक कि हवा, पानी, पेड़ पौधे, ये सब, यहाँ तक कि आकाश भी जो होता है वो देश के अंडर ही होता है। अब आप ये कहोगे कि आकाश तो पूरा खुला है, आपने देखा है कभी कि एक देश में दूसरे देश में कोई हवाई जहाज के माध्यम से बिना परमिशन के जाता है तो सीधा गोली से उड़ा देते हैं?
अब हवाई जहाज क्या है, वो तो आकाश में उड़ रहा है ना, लेकिन वो हमारी सीमा के जो आकाश है उसमें उड़ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्षेत्र के अंदर, इस बॉर्डर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो ही इस देश के पास होंगी। इसके बाहर कोई चीज है उसमें ये अपनी टांग नहीं अड़ा सकता है, किसी पर भी अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। तो प्रभु सत्ता का सम्मान मतलब ये है कि हर एक देश को अपनी जो सीमा है उसके अंदर ही रहने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई देश उसकी सीमा पर जो है वो अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है तो वो अपना सेल्फ डिफेंस में काम आराम से कर सकता है, ठीक है। यानी कि ये तय कर दिया गया है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी भी चीज पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश भी नहीं करेगा। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के एक और अपना फीचर आ जाता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से पल्ले पड़ रहा होगा ये कि मैं क्या समझा रही हूँ आपको, ठीक है। 2 मिनट मैं देख लूँ ये चीज वीडियो में आएगी, ये नेक्स्ट कितने पॉइंट आ सके। पता नहीं ये यहाँ पे धुंधला सा क्यों दिख रहा है, कहीं दोबारा पॉइंट ना मुझे समझाने पड़े, सारी वीडियो खराब हो जाती है इस चीज़ से, अच्छा नहीं लगता। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये अब मैं भी चेक भी नहीं कर सकती, चलिए हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं बाद में चेक करूंगी कि मुझे लगता है कि धुंधला सारा रिकॉर्ड हुआ है इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूरी। आपने देखा होगा कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है एक बहुत ही फेमस है, वो है यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। देखो जब पहला विश्व युद्ध हुआ था ना तो उसको रोकने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। पहले जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और उसे कहा गया था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब कोई दूसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, तुम उसको रोकोगे, ठीक है। लेकिन दूसरा वर्ल्ड वॉर हो गया। फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यूएनओ को बनाया गया 1945 में, जो है वो 1945 में यूएनओ को बनाया गया यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया। और फिर इसे जिम्मेदारी दी गई कि अब तीसरा विश्व युद्ध जो है वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उनका होना जरूरी भी है। क्योंकि आज के टाइम पे अभी आपने देखा होगा कि 1945 से लेकर आज 2021 में आप इस वीडियो को देख रहे हो, तब से कितने साल बीत चुके हैं और अभी तक कोई भी तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। ये यूएनओ है इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि जितने भी मुद्दे होते हैं, जितने मुद्दे दो देशों के बीच में किसी भी मुद्दे को लेकर झगड़ा हो जाता है, कुछ मनमुटाव हो जाता है, तो फिर यूएनओ के पास जाकर जो है बातचीत से उस मसले को सुलझा लिया जाता है, समझा लिया जाता है और वो बात जो है वो युद्ध तक नहीं पहुंचती है। तो इसलिए अगर हमें देश में शांति कायम करनी है तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि फिलहाल में जो यूएनओ है ना, ठीक है, ये अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो आता है अपना सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा है वो अवरोधक भी है। अवरोधक का मतलब आपको पता है क्या? अवरोधक का मतलब होता है, एक मिनट, अवरोधक है, देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या होता है कि हर देश को पता है कि अगर मैंने कोई ऐसा कदम उठाया जो सही नहीं है, जो दूसरे देशों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा या किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो सारे देश मिलकर मेरे पर आक्रमण कर देंगे, मेरे पर धावा बोल देंगे। तो इसलिए जो मोस्ट ऑफ जो देश होते हैं वो उन पर कंट्रोल करने का भी काम कलेक्टिव सिक्योरिटी करता है। क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी इस तरह से काम करता है ना कि दूसरे देश डरते हैं कि अगर मैंने जो है वो कोई ऐसा काम कर दिया जो दूसरे देशों को सही नहीं लगेगा, तो वो मिलकर सारे कलेक्ट होकर, सारे इकट्ठे होकर जो मुझ पर आक्रमण कर देंगे। तो यानी कि जो दूसरे देश होते हैं उनकी जो
जो एक्टिविटीज होती हैं, जो उनकी गतिविधियां होती हैं, उन पर भी कंट्रोल करने का काम अपना कलेक्टिव सिक्योरिटी करता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे 7 पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर कवर किया है और मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लास्ट में एक चीज कभी मत भूलना जो मैं पहले बता चुकी हूँ, और वो है अपना कंक्लूजन, क्योंकि 2 मार्क्स का जो है अपना कंक्लूजन होता है। ठीक है, इसलिए कभी भी 2 मार्क्स का जो कंक्लूजन है उसको कृपया ना भूल कर आए। अगर के आपके पास टाइम नहीं रह जाता है, ठीक है, मान लो आपके पास बिल्कुल ही 5 मिनट है, 2 मिनट बचे ना, उसमें भी आप कम से कम 2 से 3 लाइनें जो है वो लिखकर जरूर आना, फिर भी आपको पूरे नंबर जो है मिल जाएंगे। लेकिन कंक्लूजन थोड़ा सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लाइनें लिख के आ जाए तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, कम से कम 2 या 3 लाइनें लिख के आ जाओगे, सही सही बिल्कुल होता है ना, पॉइंट टू पॉइंट लिख के आना, वो चीज करके आओगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो टॉपिक है कलेक्टिव सिक्योरिटी कवर हो चुका है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बीए की सारी +1 +2 की सोशियोलॉजी और उसकी बीए की जितनी सोशियोलॉजी है हिंदी मीडियम में मैं ऐसे पढ़ाती हूँ मिल जाएगा, और हिंदी व्याकरण भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।